बायोटेक का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इंसुलिन। भाई बायोटेक से इंसुलिन भी बनाया गया। देखिए इंसुलिन जो होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के उपचार। भाई डायबिटीज मेलाइटस का जो उपचार होता है उसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें डायबिटीज मेलाइटस में जिसमें कि हम कहते हैं कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, शर्करा बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, इसके उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। और इस इंसुलिन को अभी तक लिया जाता था गाय या सूअर से। गाय या सूअर से हमें पता है कि जो इंसुलिन बनता है वो किससे बनता है? पेंक्रियाज से बनता है। सभी को पता है पेंक्रियाज, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, अग्नाशय। तो इंसुलिन जो बनता है वो किससे बनता है? पेंक्रियाज से बनता है। और पेंक्रियाज की कौन सी कोशिकाओं से बनता है? तो पेंक्रियाज की हमें पता है कि बीटा सेल्स जो होती हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की, जिसको लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं, उसकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन बनता है। ठीक है। अब इंसुलिन अगर ह्यूमन में कम हो गया, ठीक है, तो उससे डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगी, जिसका उपचार करने के लिए इंसुलिन को कहाँ से लिया जाता था? गाय या सूअर के पेंक्रियाज से। लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक थी कि गाय या सूअर से जो इंसुलिन आता था उससे डायबिटीज़ तो कंट्रोल हो जाती थी, लेकिन उसमें समस्या ये आती थी कि वो कई बार एलर्जिक रिएक्शन कर देता था। कई बार जो है वो एलर्जी कर देता था। ठीक है ना, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती थी, उसके कारण एलर्जी हो जाती थी, क्योंकि उसमें गाय या सूअर के कुछ विशिष्ट प्रोटीन भी आ जाते थे जो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न कर देते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए इंसुलिन बनाया बायोटेक ने। चलिए पहले अपन देखें कि मनुष्य में जो इंसुलिन बनता है वो कैसा इंसुलिन होता है। तो मनुष्य में जो इंसुलिन बनता है वो इंसुलिन प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। यहाँ पर तीन तरह की पेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। इस तरह की तीन तरह की पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। पेप्टाइड ए होता है, पेप्टाइड बी होता है और पेप्टाइड सी होता है। ए और बी जो होते हैं वो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इस तरीके से ये होता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में क्या हुआ? पेप्टाइड ए, ये पेप्टाइड है, ठीक है, पेप्टाइड श्रृंखला, क्योंकि एक तरह का प्रोटीन है ये। तो प्रोटीन है तो किससे बना होगा? पेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होगा। तो इसमें पेप्टाइड श्रृंखलाएं कौन कौन सी है? ए है, बी है और तीसरा सी पेप्टाइड होता है, प्रो इंसुलिन या प्राक इंसुलिन कहते हैं जिसको, जो कि इनएक्टिव होता है। ठीक है। जब ये एक्टिव में कन्वर्ट होता है, जब ये सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, तो इसमें एक तो होती है ए, दूसरी होती है बी, जिनके बीच में क्या होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा ए और बी। और सी जो होती है वो इसमें से अलग हो जाती है। ये है पेप्टाइड सी। ये पेप्टाइड सी अलग हो जाती है और ये जो ए और बी वाला इंसुलिन होता है इसको हम कहते हैं मैच्योर इंसुलिन या परिपक्व इंसुलिन होता है। ये कौन सा इंसुलिन है? मैच्योर या परिपक्व इंसुलिन होता है, जिसमें दो तरह की पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी? पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी। यहाँ पर जो पेप्टाइड ए श्रृंखला होती है इसमें 21 एमाइनो एसिड होते हैं। पेप्टाइड बी जो होती है उसमें 31 एमाइनो एसिड होते हैं। 31 नहीं 30। पेप्टाइड ए में 21 एमाइनो एसिड की पेप्टाइड श्रृंखला है, पेप्टाइड बी 30 एमाइनो एसिड की पेप्टाइड श्रृंखला है। एक्चुअली इस पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि परिपक्व इंसुलिन जो होता है उसमें कितने एमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मैच्योर इंसुलिन है, जो परिपक्व इंसुलिन है, उसमें कितने एमाइनो एसिड्स होते हैं, तो कितने होंगे? 21 + 30, टोटल कितने एमाइनो एसिड्स होंगे? यहाँ पर 51 एमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर अपन बात करें मैच्योर इंसुलिन की, तो मैच्योर इंसुलिन में 51 एमाइनो एसिड हमको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। ये तो ह्यूमन में अपन ने देखा कि क्या होता है, कैसे बनता है कि भाई जब बीटा कोशिकाएं लैंगरहैंस के द्वीप की, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं जब इंसुलिन बनाती है तो वो प्राक इंसुलिन बनाती है, प्रो इंसुलिन बनाती है, जिसका मतलब है वो निष्क्रिय होता है। लेकिन जब वो सक्रिय होता है तो सी पेप्टाइड अलग हो जाती है, उसके बाद वो सक्रिय होता है और क्या बच जाती है? ए और बी बच जाती है।
कितने बॉन्ड होते हैं, कितने बंद, किस प्रकार के बंद होते हैं, किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, तो डाइसल्फाइड बंद मिलते हैं इसमें, ठीक है। और कितने अमाइनो एसिड होते हैं मैच्योर इंसुलिन में, परिपक्व इंसुलिन में, तो 51 अमाइनो एसिड होते हैं। ये तो नॉर्मल क्या प्रोसेस चल रही है, अपन ने उसकी बात करी। अब अपन देखें यहाँ पर कि अगर अपन बात करें कि जो बायोटेक ने जो इंसुलिन बनाया, ठीक है, बायोटेक ने सीधे सीधे ये वाला इंसुलिन बनाया। कौन सा इंसुलिन? मैच्योर इंसुलिन। बायोटेक ने जो इंसुलिन बनाया वो सीधे मैच्योर इंसुलिन बनाया, बायोटेक द्वारा सीधे मैच्योर इंसुलिन बनाया गया, ठीक है। जो परिपक्व इंसुलिन था, जो मैच्योर इंसुलिन था, वो बनाया गया। और ये जिसने बनाया था वो थी कंपनी एली लिली कंपनी। एली लिली कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी है, उसने बनाया था यहाँ पर मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। इसने क्या किया, बायोटेक की हेल्प से इसने मैच्योर इंसुलिन बनाया। इसने क्या किया कि इसको सीधे मैच्योर इंसुलिन बनाना था, इमैच्योर इंसुलिन बनाने का कोई मतलब था नहीं। तो इसने पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी इंसुलिन बनाने वाले जीन के डीएनए के क्रम को ढूंढा सबसे पहले, ठीक है। इसने पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी क्रम को खोजा, ठीक है। जो जीन था, जो डीएनए था, जो पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी बना रहा था, उसके क्रम को खोजा। तो इनको क्या मिला कि ये जो जब क्रम इन्होंने खोजा तो इन्होंने देखा इसका जो जीन होता है, इसका जो डीएनए होता है वो 150, वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, क्रोमोसोम 11 पे होता है। और इसका जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, जो जीन है, उसमें 153 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 153 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम होता है, जो क्रम पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये क्रम इनको कहाँ पर मिला? क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले एली लिली कंपनी ने क्या किया, इस डीएनए को बनाने, इस जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं ए और बी, भाई इस श्रृंखला को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन होगा, कोई ना कोई डीएनए का क्रम होगा। उस जीन को या डीएनए को इन्होंने ढूंढा, तो इनको ये जीन या डीएनए कहाँ पर मिला? क्रोमोसोम नंबर 11 पे मिला, ठीक है। इनको ये कहाँ पर मिला? क्रोमोसोम नंबर 11 पे मिला। जब जीन या डीएनए इन्होंने देखा क्रोमोसोम नंबर 11 पे, उसकी स्टडी करी, उसका अध्ययन किया, तो इनको पता चला कि ये 153 न्यूक्लियोटाइड का क्रम है जो कि पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी बना रहा है, जिसमें पेप्टाइड ए जो है वो 63 न्यूक्लियोटाइड का क्रम था जो कि पेप्टाइड ए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और 90 न्यूक्लियोटाइड का क्रम था जो कि पेप्टाइड बी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड? 153 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन न्यूक्लियोटाइड को क्रम को ढूंढ के जो इन्होंने आइसोलेट किया था, ढूंढा था, अब इन्होंने क्या किया, उस क्रम को जो है वो अलग अलग ई कोलाई में डाला। पेप्टाइड ए व बी के क्रम को अलग अलग ई कोलाई में डाला, ठीक है। अलग अलग ई कोलाई में डाला, मतलब कुछ ई कोलाई में तो पेप्टाइड ए डाल दिया, कुछ ई कोलाई में पेप्टाइड बी डाल दिया। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, हाँ अब ई कोलाई में डाला है अगर, तो वाहक की ज़रूरत तो पड़ी होगी भाई। तो इसके लिए वाहक जो है, इन्होंने वाहक का यूज़ किया। वाहक इन्होंने कौन सा लिया? प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड वाहक लिया। और इसमें कंट्रोलर या नियंत्रक के लिए, कंट्रोलर या नियंत्रक के लिए इन्होंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रयोग किया।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की उपस्थिति में जो है नीला रंग मिलता है, बीटा गैलेक्टोसाइड निष्क्रिय हो जाता है तो कोई रंग नहीं मिलता। कलर रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी। तो मतलब नियंत्रक मतलब पहचानने के लिए कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट बना और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, उस प्लाज्मिड को पहचानने के लिए इन्होंने किसका यूज़ किया, LEX-Z जीन का, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता था। और इसके कारण क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नियंत्रक के रूप में प्रयोग कर लिया। भाई जो अपन सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं ना, इसको वर्ण योगी चिन्ह कहते हैं, उसके लिए इन्होंने प्रयोग किया। अब क्या हुआ, कुछ ई कोलाई में तो पेप्टाइड ए बनाने वाला क्रम था, तो कुछ ई कोलाई में पेप्टाइड ए बनने लगे और कुछ ई कोलाई में पेप्टाइड बी बनने लगे। भाई कुछ ई कोलाई थे जो कि पेप्टाइड ए बना रहे थे और कुछ ई कोलाई पेप्टाइड बी बना रहे थे। दोनों श्रृंखलाओं को ई कोलाई से निकाला, पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी को ई कोलाई से निकाला और डाइसल्फाइड बंध द्वारा जोड़ा। दोनों को ई कोलाई से निकाला और इसको डाइसल्फाइड बंध द्वारा जोड़ दिया। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जोड़ दिया तो क्या बन गया, ह्यूमन इंसुलिन बन गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन का मतलब होता है ह्यूमन इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जो था वो बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन जैसा ही था, इसमें अतिरिक्त कोई भी प्रोटीन नहीं था, जिसके कारण की एलर्जिक रिएक्शन होनी बंद हो गई। भाई गाय या सुअर से निकालते थे तब तो उसमें कुछ प्रोटीन भी आ जाते थे, ठीक है ना, जिसके कारण एलर्जिक रिएक्शन होती थी। लेकिन अब क्या किया, ये पूरा जो है वो लेकिन ये जो पूरा इंसुलिन बनाया वो बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन जैसा बनाया, इसमें अतिरिक्त कोई भी सब्सटेंस नहीं होगा तो कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इंसुलिन बनाया गया। इसमें देखिए 2-3 बातें आपको मैंने याद रखनी है। एक बात तो ये याद रखनी है कि जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती, कितने प्रकार की पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, तो 2 प्रकार की, पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मैच्योर इंसुलिन, परिपक्व इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल का क्रम होता है, तो 51 अमीनो अम्ल का। इंसुलिन बनाने वाला जीन कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे होता है, तो 11वें नंबर के क्रोमोसोम पर, ये लिखा था। कितना न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है, तो 153 न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें पेप्टाइड ए का 63 न्यूक्लियोटाइड का, पेप्टाइड बी का 90 न्यूक्लियोटाइड का। जब इंसुलिन बनाया गया तो किस में बनवाया गया, तो भाई ई कोलाई में बनवाया गया। ई कोलाई वाहक के रूप में प्लाज्मिड और नियंत्रक के रूप में बीटा गैलेक्टोसाइडेज का प्रयोग किया गया। ठीक है, और तीसरी बात, जो इंसुलिन होता है, जो पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, उसमें कौन सा बंध पाया जाता है, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको मेनली याद रखनी है यहाँ पर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जीन थेरेपी के बारे में। तो नेक्स्ट जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या है भाई, जीन थेरेपी जो है, जीन थेरेपी जिसमें कि कोई भी जीन जो कि फॉल्टी हो मतलब काम ना कर रहा हो, निष्क्रिय हो, उसको किसी सक्रिय जीन के द्वारा प्रतिस्थापित करना, उसको जीन थेरेपी कहते हैं। निष्क्रिय व अक्रियाशील जीन का सक्रिय जीन द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, निष्क्रिय जीन जो होता है उसका सक्रिय जीन के द्वारा प्रतिस्थापन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है,
अब जीन थेरेपी जो सबसे पहले की गई थी वो 1990 में की गई थी। 4 इयर्स ओल्ड बेबी, 4 साल की बच्ची में सबसे पहले जीन थेरेपी की गई थी, 1990 में की गई। इस बच्ची को जो रोग था वो था SCID के उपचार। SCID को सही करने के लिए SCID के उपचार में ये जीन थेरेपी की गई थी। SCID क्या है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। एक्चुअली इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब प्रतिरक्षा न्यूनता, इम्यूनो प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी न्यूनता, प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। सीवियर कंबाइंड, कंबाइंड मतलब संयुक्त। संयुक्त क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर ना तो बी लसीकाणु काम कर रहे थे ना ही टी लसीकाणु काम कर रहे थे, इसलिए इसको संयुक्त कहा गया। ठीक है, क्योंकि 2 तरह के लसीकाणु आपने पढ़े होंगे ना, बी लसीकाणु जो प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा बनाते हैं और टी लसीकाणु जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा बनाते हैं। तो यहाँ पर ना तो बी लसीकाणु काम कर रहे थे और ना ही टी लसीकाणु काम कर रहे थे, मतलब प्रतिरक्षी माध्यित प्रतिरक्षा भी फेल हो गई थी और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा भी फेल हो गई थी। इस कारण से इसको नाम क्या दिया गया? कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, प्रतिरक्षा न्यूनता, क्योंकि इनके कारण प्रतिरक्षा क्या हो गई थी? प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो न्यूनता आ गई थी, मतलब उसने काम करना बंद कर दिया था, न्यून हो गया था। ठीक है ना। तो SCID के उपचार में सबसे पहले प्रयोग किया गया। और ये SCID क्यों थी भाई इस बच्ची को? ये SCID इसलिए थी क्योंकि इसमें ADA की एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं ADA वाला जीन जो था वो अनुपस्थित था। मतलब इसमें ADA जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम नहीं बन रहा था, इसको बनाने वाला जीन अनुपस्थित था। तो इसमें एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जीन नहीं था, इसको बनाने वाला एंजाइम अनुपस्थित था। इस कारण से जो है इसका प्रतिरक्षा तंत्र काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ADA जो होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है, प्रतिरक्षा के लिए क्रूशियल है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि टी लसीकाणुओं का परिपक्वन जो होता है वो इस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ठीक है, टी लसीकाणु जो होते हैं, और हमें पता है कि टी लसीकाणु ही टी मारक को भी सक्रिय करते हैं और टी लसीकाणु ही बी लसीकाणुओं को भी सक्रिय करते हैं जिससे वो प्रतिरक्षी बना सके। तो अगर टी लसीकाणु परिपक्व नहीं होंगे तो टी लसीकाणु खुद भी काम नहीं करेंगे, साथ ही साथ बी लसीकाणु भी काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात है ना। तो अब यहाँ पर क्या था, एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है वो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये टी लसीकाणु का परिपक्वन कराता है और इस बच्ची में एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला जीन नहीं था। इस कारण से उसके टी लिम्फोसाइट जो थे वो कार्य नहीं कर रहे थे। जब टी लिम्फोसाइट कार्य नहीं कर रहे थे तो बी लिम्फोसाइट भी कार्य नहीं कर रहे थे, क्योंकि बी लिम्फोसाइट को भी सक्रिय करने वाले कौन से होते हैं? टी लिम्फोसाइट ही होते हैं। बात समझ में आई ना यहाँ पर? ठीक है, तो इस कारण से इसको सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर थी। अब इस रोग को 2 तरीके से ठीक किया जाता है। इसके उपचार के लिए एक तो ERT, जिसको हम कहते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक तो ERT यूज़ की जाती है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें एंजाइम डाले जाते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, ADA एंजाइम डाला जाता है। दूसरा, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है। बोन मैरो, अस्थि मज्जा को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये तो इसके सामान्य उपचार हैं।
कि ERT एंजाइम डाले जाते हैं, इंजेक्शन से एंजाइम दिए जाते हैं। दूसरा बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मेरो प्रतिस्थापन, जिसमें बोन मेरो जो होती है, अस्थि मज्जा जो होती है, वो दूसरी लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन बायोटेक ने इसका एक बहुत अच्छा उपचार निकाला। बायोटेक के द्वारा क्या किया गया, बायोटेक के द्वारा जो पेशेंट है, पेशेंट की लिम्फोसाइट को लिया गया, पेशेंट की लिम्फोसाइट को निकाला गया, फिर इसको पोषक माध्यम में, इनका पोषक माध्यम में संवर्धन कराया। इस लिम्फोसाइट का पोषक माध्यम में क्या कराई, वृद्धि कराई, इसका संवर्धन कराया, इसकी ग्रोथ कराई। फिर इसमें ADA cDNA डाला गया। ADA cDNA मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाला गया, पूरक डीएनए डाला गया। एडिनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाला गया, किसमें, लिम्फोसाइट में। और इस लिम्फोसाइट को वापस रोगी में डाला गया, इस लिम्फोसाइट को वापस रोगी में डाला गया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब ये लिम्फोसाइट वापस से जाएंगी रोगी में, पेशेंट में, तो क्या होगा, वहाँ पर एडीए बनाने लगेंगी, क्योंकि उसमें एडीए बनाने वाला जीन डाल दिया गया है, ठीक है ना। एडीए बनाने वाला पूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल दिया गया, तो ये एडीए बनाने लगेंगी। लेकिन इसमें बस समस्या यही है कि ये लिम्फोसाइट कोई अमर तो होती नहीं है, कुछ दिनों के बाद लिम्फोसाइट मर जाएंगी। तो इस कारण से ऐसी लिम्फोसाइट को बार बार इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है, समय समय पर इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। क्यों दोहराना पड़ता है, बात समझ में आया? क्योंकि ये जो लिम्फोसाइट डाली है वो अमर नहीं है, इमोर्टल नहीं है, अमर नहीं है, कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएंगी। नष्ट हो जाएंगी तो फिर से ऐसी लिम्फोसाइट डालनी पड़ेंगी, मतलब फिर से इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये एक प्रभावी ढंग से उपचार का तरीका जरूर है। ये बात अलग है कि इसको बार बार दोहराना पड़ता है, लेकिन इसका उपचार जो होता है वो प्रभावी ढंग से हो जाता है, ठीक है। अगर इसको स्थायी भी करना है, भाई ये पूर्ण रूप से उपचार तो है लेकिन स्थायी नहीं है, बार बार दोहराना पड़ेगा। अगर जो एडीए है, एडीए बनाने वाला cDNA, अगर ये बच्चों में ही, भ्रूण में ही पता लग जाए कि इसमें एडीए बनाने वाले एंजाइम की, एडीए बनाने वाले जीन की कमी है, तो क्या करते हैं, एडीए cDNA भ्रूण में अगर डाल दिया जाए, अगर इसको भ्रूण की लिम्फोसाइट में डाला जाए, तो ये विधि जो होती है वो स्थायी भी हो जाती है, ये परमानेंट विधि हो जाती है, ये स्थायी हो जाती है। मतलब अब जीवन पर्यंत जो है उसको एडीए की कमी नहीं होगी और इस प्रक्रिया को दोहराना नहीं होगा। तो देखिए, इसमें जीन थेरेपी में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन एक तो ये आता है, सबसे पहले जीन थेरेपी कौन से रोग के उपचार में प्रयोग की गई थी, तो SCID के उपचार में, या फिर एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें सीधा सीधा ये आता है कि अगर इस रोग को परमानेंटली या स्थायी रूप से दूर करना हो तो उसके लिए क्या किया जाए, तो भाई स्थायी रूप से दूर करना हो तो भ्रूण में ही पता लगाकर, और एडीए बनाने वाला जो cDNA होता है, पूरक डीएनए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, उसको भ्रूण में ही अगर स्थानांतरित कर दिया जाए तो यह जो है उपचार स्थायी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था जीन थेरेपी के बारे में। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, या जिसको हम कहते हैं आणविक निदान। एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी भी रोग का शीघ्र परीक्षण कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, शीघ्र निदान की विधि। शीघ्र निदान का मतलब उसके लक्षण या सिम्टम दिखने से पहले। देखो, शीघ्र निदान का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी रोग के सिम्टम दिखे, लक्षण दिखे और आपने उसका परीक्षण कर दिया तो आप बोलो शीघ्र परीक्षण है। नहीं, अगर उसके लक्षण दिखने लगे हैं तो वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप
जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। शीघ्र निदान की अगर बात कर रहे हैं, शीघ्र निदान क्या है कि लक्षण दिखने से पहले अगर उसका परीक्षण हो जाए, ठीक है। जैसे शीघ्र निदान की विधि जो है PCR हो गई, एलिजा हो गई, ये सारी शीघ्र निदान की विधि में आती हैं। एलिजा जो एड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो अपन ने पढ़ी थी, ये सारी शीघ्र निदान की विधि है, ठीक है। अब इसमें अपन आणविक निदान की बात कर रहे हैं। जैसे कि आणविक निदान एक्चुअली होता क्या है इसमें, जैसे कि एक एग्जाम्पल की अपन बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर चला आ रहा था, ठीक है। अब हमको उसको कैंसर करने वाले जीन का पता करना है। जैसे मान लीजिए किसी की फैमिली हिस्ट्री में GATACTT ये कोई जीन था, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए बात किया गया, ये जीन ढूंढा गया कि ये जो जीन है GATACCTT, ये क्रम जो है ना, ये इसकी फैमिली में कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी फैमिली की कैंसर हिस्ट्री को स्टडी किया गया और देखा गया कि ये एक जीन है भाई, ये एक क्रम है जो कि कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमको ये क्रम ढूंढना है, अब हमको उसमें क्या करना है, ये क्रम ढूंढना है। तो ये क्रम ढूंढेंगे कैसे, उसके लिए अपन बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट के DNA को निकालेंगे। पेशेंट नहीं है अभी वो, अभी उसको एक्चुअली कैंसर हुआ नहीं है। अपन को ये पता करना है कि ये क्रम है या नहीं है, क्योंकि अगर ये क्रम होगा ना उसमें तो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में यही एक क्रम जो है वो कैंसर उत्पन्न करता है। तो कर रहा था उनकी फैमिली हिस्ट्री में, तो हमको पता करना है ये क्रम उस व्यक्ति में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यक्ति का DNA लेंगे, व्यक्ति का DNA निकाला, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसका पाचन किया मतलब उसके DNA को काट दिया, ठीक है। काटने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उसके जो खंड थे उसको पृथक कर लिया। पृथक करने के बाद ये जो द्विरज्जुकी था उसको एकल रज्जुकीय बनाया, ठीक है। क्षारीय माध्यम देके, उच्च ताप देके DNA को डबल स्टैंडर्ड से क्या बना दिया भाई, यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड के क्रम निकले थे, अब इसको एकल रज्जुक बना दिया इस तरह से, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया। एकल रज्जुक बनाने के बाद इसको हमने नाइट्रोसेलुलोज पर स्थिर कर दिया, क्योंकि अभी तो ये जेल पर था ना भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी थी तो ये एगारोस जेल पर था। एगारोस जेल जो होता है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो जेल होता है। तो DNA को हमने फिक्स कर दिया, स्थिर कर दिया, किस पर, नाइट्रोसेलुलोज पर स्थिर कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, जिससे कि वो इधर उधर भागे ना। भाई जेल होगा, जेल को पकड़ेंगे तो वो तो भागेगा इधर उधर ना, ठीक है ना। तो जेल की नाइट्रोसेलुलोज पर हमने स्थिर कर दिया, ठीक है। ये बेसिकली अपन सदन ब्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सदन ब्लॉटिंग कर रहे हैं। DNA का क्रम पता करना सदन ब्लॉटिंग कहलाता है, ठीक है। सदन ब्लॉटिंग कर रहे हैं। जैसे कैंसर के लिए एड्स के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन का क्रम पता करते हैं, सदन ब्लॉटिंग में हम DNA का क्रम पता करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सदन ब्लॉटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोसेलुलोज पर स्थिर कर दिया हमने, हो गया स्थिर। अब हमने जो क्रम ढूंढना है उसके पूरक पूरक खंड बनाए। जैसे ये वाला क्रम ढूंढना है तो हमने इसका पूरक बनाया। पूरक क्या बनाया भाई, जी के साथ क्या जुड़ेगा, बोलो C, A के साथ क्या जुड़ेगा T के साथ क्या जुड़ेगा A के साथ क्या जुड़ेगा T, C है तो G और T है तो A। ये वाला क्रम हमने बनाया, जिसको हमने कहा प्रोब। इसको हमने क्या बोला, प्रोब कहा। DNA का छोटा सा खंड बनाया जो कि क्या है, प्रोब है, ठीक है। तो हमने क्या बनाया है, जो क्रम हमको ढूंढना था उस क्रम का हमने क्या बना दिया, पूरक बना दिया, ठीक है। और इस पे हमने रेडियो एक्टिव मार्किंग कर दी। रेडियो एक्टिव जो भी सब्सटेंस होता है उसकी मार्किंग कर दी, उसका चिन्ह लगा दिया,
क्यों चिन्ह लगा दिए? जिससे हम पहचान सकें फास्फोरस या सल्फर होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उनकी हमने मार्किंग करती, उस पर चिन्ह लगा दिया, फास्फोरस या सल्फर को जोड़ दिया, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा डीएनए कौन सा है, जो हमने बना के डाला है वो कौन सा है, और जो पेशेंट का है, व्यक्ति का है, रोगी का है, वो कौन सा है। भाई जिस पे रेडियो एक्टिव मार्किंग होगी वो हमारा होगा, जो हमने बना के डाला है, ठीक है ना। और जिस पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस या सल्फर की मार्किंग नहीं होगी, उसका चिन्ह नहीं होगा, वो नहीं जुड़ा होगा, वो जो है वो व्यक्ति का होगा, ठीक है ना। तो हमने इसमें प्रोब तो बना दिए, प्रोब लगाने के बाद उसको चिन्हित कर दिया। एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ से चिन्हित कर दिया। रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सा? फास्फोरस या सल्फर। अब हमने क्या किया, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर जो व्यक्ति का डीएनए था उस पर हमने ये प्रोब डाले। अब हमने क्या किया, यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज पर प्रोब डाले। हमने नाइट्रोसेलुलोज जो था इस पर हमने प्रोब डाल दिए। अब प्रोब डालने के बाद इसको धो दिया, वॉश कर दिया, ठीक है। प्रोब डालने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको वॉश कर दिया। अब जब वॉश कर दिया तो अब होगा क्या, अगर हमारे प्रोब वहां पर उपस्थित, अगर हमारे ये वाला डीएनए अगर होगा, जो व्यक्ति का डीएनए था, तो उसका जो पूरक प्रोब है वो भी वहां से जाकर चिपक जाएगा, ठीक है, वो भी वहां से जाकर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला क्रम नहीं होगा तो प्रोब भी धुल जाएंगे, क्योंकि वो किसी से जुड़ तो पाएंगे नहीं। बात समझ में आई ना। अगर हम जो क्रम ढूंढ रहे हैं वो उपस्थित है तो जो हमने प्रोब डाले हैं वो वहां से चिपक जाएंगे, और अगर जो हम क्रम ढूंढ रहे हैं वो उपस्थित नहीं है तो जो प्रोब डाले हैं वो ढुल जाएंगे। अब हम इसको एक्सरे पर रखेंगे, और अगर एक्सरे फिल्म पर अगर जो रेडियो एक्टिव वाला ये जो उपस्थित है अगर, तो वो एक्सरे फिल्म पर बैंड बनाता है। एक्सरे पर जो है विशिष्ट प्रकार की पट्टियां बन जाती हैं, विशिष्ट पट्टियां बनती हैं। एक्सरे फिल्म पर विशिष्ट प्रकार की क्या बन जाती हैं, पट्टियां बन जाती हैं, अगर ये प्रोब उपस्थित है तो। क्योंकि ये जो पट्टियां होती हैं वो रेडियोधर्मी पदार्थ के कारण बनती हैं, फास्फोरस या सल्फर के कारण। तो अगर हमने इसको एक्सरे पर रखा और अगर एक्सरे पर पट्टियां बन गई, इसका मतलब प्रोब जो है वो हमारा यहाँ उपस्थित है, और प्रोब उपस्थित है मतलब जो सीक्वेंस, जो क्रम हम ढूंढ रहे थे वो भी उपस्थित है। और अगर मान लीजिए कि पट्टियां नहीं बनी, एक्सरे पर पट्टियां नहीं बनी, इसका मतलब प्रोब हमारा धुल गया है, और प्रोब धुल गया इसका मतलब जो क्रम हम ढूंढ रहे थे वो क्रम भी अभी उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार से जो है सदन ब्लॉटिंग की जाती है और डीएनए में किसी विशिष्ट क्रम को क्या किया जाता है, ढूंढा जाता है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं किया, हमने जो क्रम ढूंढना था उस क्रम, पहले तो पेशेंट का डीएनए निकाल लिया, उसको काट दिया, उसको अलग अलग कर लिया, उसको एकल रज्जुक बना दिया, उसको नाइट्रोसेलुलोज पर फिक्स करवा दिया। फिर हमने जो क्रम ढूंढना था उसका पूरक बनाया और उस पर रेडियो एक्टिव मार्किंग कर दी, जिससे हम पहचान सकें कि हमारा वाला कौन सा है, और उसको नाइट्रोसेलुलोज पर डाल दिया और धो दिया। अगर वो धुल गया इसका मतलब हमारा पूरक जो क्रम हम ढूंढ रहे थे वो नहीं है, और अगर वो वहीं मिल गया हमें हमारा प्रोब, इसका मतलब क्या है, जो क्रम हम ढूंढ रहे थे वो भी वहाँ उपस्थित है। तो अब पता कैसे करेंगे कि प्रोब है या नहीं है, तो हम एक्सरे पर रख देंगे। अगर एक्सरे पर पट्टियाँ बन रही है इसका मतलब रेडियो एक्टिव वाला प्रोब उपस्थित है, और रेडियो एक्टिव वाला प्रोब उपस्थित है इसका मतलब जो क्रम हम ढूंढ रहे थे वो भी उपस्थित है ना। और अगर ये पट्टियाँ नहीं मिली इसका मतलब प्रोब नहीं है, और प्रोब नहीं है इसका मतलब जो क्रम हम ढूंढ रहे थे वो भी वहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसको ऑटो रेडियोग्राफी भी कहा जाता है, इसके लिए एक टर्म और यूज़ किया जाता है, ऑटो। ये जो एक्सरे फिल्म पर रख के ये सब करते हैं इसको ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। एक्सरे फिल्म पर रखते हैं, पट्टियाँ बनती हैं जिसमें, उसको ऑटो रेडियोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस या आणविक निदान के बारे में। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं कुछ ट्रांसजेनिक जंतुओं के बारे में। ट्रांसजेनिक जंतु या पारजीनी जंतु। पारजीनी का मतलब आपको पता है, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ट्रांसपेरेंट या पारजीनी का मतलब क्या होता है, जिसके जीन में परिवर्तन कर दिया गया हो। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो रोज़ी पर आता है। रोज़ी क्या है भाई, आपको पता होना चाहिए। रोज़ी क्या है, पारजीनी गाय। अब पारजीनी गाय है मतलब इसके जीन में कुछ छेड़छाड़ की गई होगी, तो इसमें जो है ह्यूमन जीन होता है,
ह्यूमन जीन जो अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, ह्यूमन जीन, ह्यूमन प्रोटीन बनाने वाला जीन, एक्चुअली ये कह सकते हैं ह्यूमन प्रोटीन जो होता है उसका जीन होता है अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, जिसके कारण इसके दूध में 2.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है पर लीटर। ये प्रोटीन भी पूछ लेते हैं कितना मिलता है। तो पारजीनी गाय का नाम याद रखो, रोजी है। इसमें ह्यूमन जीन कौन सा होता है? अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, प्रोटीन बनाने वाला जीन होता है। और जिसके कारण कि इसमें इसके दूध में जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? ह्यूमन प्रोटीन है ये, 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये हो गया रोजी। दूसरा जो है ट्रांसजेनिक पारजीनी चूहे बनाए जाते हैं। एक्चुअली पारजीनी चूहे जो होते हैं वो वैक्सीन सेफ्टी परीक्षण के लिए यूज़ किए जाते हैं, वैक्सीन सेफ्टी का परीक्षण करने के लिए। ठीक है, वैक्सीन सेफ है या नहीं है उसके लिए। तो ये जो पारजीनी चूहे होते हैं ये रसायनों के लिए अधिक संवेदनशील बनाया जाता है। इनको रासायनिक पदार्थ के लिए अधिक संवेदनशील बनाए जाते हैं। नॉर्मल चूहों से ज़्यादा संवेदनशीलता इसमें विकसित की जाती है, जिससे कि अगर वैक्सीन में कोई भी ऐसा पदार्थ हो जो कि शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल सकता हो तो तुरंत चूहों पर प्रभाव दिख जाए। इसलिए इनको अधिक संवेदनशील बनाया गया है कि कोई भी वैक्सीन होता है मनुष्य में लगाने से पहले चूहों में लगा के देखते हैं, और चूहे अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी कोई विपरीत प्रभाव वाला उसमें केमिकल होता है तो वो चूहों पर तुरंत अपना असर दिखा देता है। ठीक है, तो ये पारजीनी चूहे जो हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। ये भी, और सबसे ज़्यादा जो 95% जो ट्रांसजेनिक जंतु बनाए जाते हैं वो चूहे ही, सबसे ज़्यादा चूहों को ही विकसित किया गया है पारजीनी जो है जंतुओं में। ठीक है, तो मेनली तो यही है, ये आपको याद रखना है, रोज़ी और चूहे के बारे में याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं बायो एथिक्स के बारे में या एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज के नाम से आपका एनसीईआरटी में होगा नैतिक मुद्दे। एथिकल इश्यूज या नैतिक मुद्दे। अब देखो, एथिकल इश्यूज या नैतिक मुद्दे क्या है, समझने वाली बात है। ऐसा कोई खास क्वेश्चन मुद्दों पे नहीं आता है, लेकिन मैं एक बार समझाता हूँ इसमें क्या है। एथिकल इश्यूज एक्चुअली क्या है, जैसे कि जो नैतिक मुद्दे हैं, मतलब जब बायोटेक की रिसर्च होने लगी, बायोटेक के कई सारे परीक्षण होने लगे, तो कुछ मुद्दे उठकर आए। मुद्दे उठकर क्या आए भाई, कि जंतुओं पे प्रयोग कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि जंतु जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं, जंतुओं में इससे कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। कुछ मुद्दे ये उठकर आए कि जीन का स्थानांतरण कर रहे हैं, मनुष्य का जीन जानवरों में डाल रहे हैं, जानवर का जीन मनुष्य में डाल रहे हैं, इसके कारण जो मनुष्य की एक विशिष्टता है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे मुद्दे उठकर आए कि जानवरों को परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, इसके कारण फिर जो है मनुष्य का कोई विशिष्ट लक्षण जो था वो जानवरों में विकसित करवा दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो आई कि मनुष्य अपनी विशिष्टता, अपनी पहचान खोता जा रहा है। ठीक है, बायोटेक के माध्यम से जो है बिना ज़्यादा लेबर के और बड़े बड़े उत्पादन किए जाने लगे बायोरिएक्टर में, जिसमें लेबर कम लगती थी। ठीक है ना, तो इस कारण से ये मुद्दा भी उठकर आया कि इससे तो जो है लोगों को, मजदूरों को उनकी मजदूरी का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे कई मुद्दे उठकर आए। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक कमिटी बनाई गई। ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये कमिटी बनाई गई GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी।
एक कमिटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया GESE का, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो इस बात को डिसाइड करती है कि बायोटेक की हर रिसर्च लीगल नहीं है, कौन सी रिसर्च को परमिशन देनी है और कौन सी रिसर्च को परमिशन नहीं देनी है, ठीक है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो GESE है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो बायोटेक की रिसर्च के लिए परमिशन दिया करती है, अनुमति दिया करती है और बताती है कि कौन सी रिसर्च लीगल है और कौन सी रिसर्च इलीगल है। तो बस यही है एथिकल इश्यूज़ में, मेनली आपको ये GESE के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब चलिए अपन बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट क्या होता है? अधिकार होता है, बेसिकली राइट होते हैं, अधिकार होते हैं जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या किसी संस्था को दिए जाते हैं उसके उत्पाद का दूसरों के द्वारा व्यावसायिक प्रयोग रोकने के लिए, ये जो है पेटेंट जो है सरकार द्वारा दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, कि उसके उत्पाद का कोई दूसरा व्यक्ति व्यावसायिक तौर पर प्रयोग ना कर पाए, ठीक है। जैसे आपने पेटेंट के बारे में सुना होगा कि पेटेंट जो होते हैं कई सारी, जैसे किसी लोगो का पेटेंट होता है, कोई कंपनी का कोई लोगो है तो भाई लोगो उस संस्था का, उस कंपनी का पेटेंट है ना, ठीक है। उसके अलावा कोई और लोगो, जैसे सुजुकी का लोगो जो है वो उसका पेटेंट है, तो क्या सुजुकी के लोगो को कोई दूसरी कंपनी यूज़ कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसका पेटेंट है, ठीक है। उसको अधिकार मिला हुआ है उस चीज़ का कि उसके अलावा उसकी बिना परमिशन के कोई भी इसका यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कोई भी संस्था होती है, जैसे मोशन है, मोशन का अपना एक लोगो है, तो मोशन के लोगों को क्या दूसरा कोई कोचिंग वाला यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पेटेंट उसके पास है, ठीक है। तो ये दूसरा जो है उसका व्यावसायिक तौर पर उपयोग नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो है यहाँ पर पेटेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो पेटेंट है वो बायो पेटेंट भी दिए जाने लगे हैं। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये जो पेटेंट थे इसी तरह से बायो पेटेंट भी दिए जाने लगे। भाई पेटेंट तो बहुत पहले से मिलता है, लोगों का पेटेंट बता दिया, कोई आर्टिकल लिख दिया उसका पेटेंट मिल गया, ठीक है ना। कॉपीराइट आप बुकों में पढ़ते होंगे, कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि भाई वो किसी का पेटेंट है जिसका कि कॉपी का राइट उसी के पास है और किसी के पास नहीं है, कोई इसको कॉपी करके यूज़ नहीं कर सकता। अब यही पेटेंट जो है वो बायोटेक की रिसर्च में दिए जाने लगे, उसको बायो पेटेंट कह दिया। भाई पेटेंट तो बहुत समय से मिल रहे थे, लेकिन ये पेटेंट अब किसके लिए दिए जाने लगे? बायोटेक की रिसर्च के लिए। और बायोटेक की रिसर्च देने का पेटेंट जापान हो गया, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हो गई और US हो गया, इन्हीं के पास है। अगर किसी को भी, इंडिया को भी बायोटेक की रिसर्च का कोई पेटेंट लेना है तो जापान, US या यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वही इंडिया को पेटेंट देंगी, क्योंकि पेटेंट देने का राइट अभी तक, बायोटेक की पेटेंट देने का राइट, बायो पेटेंट का राइट उन्हीं के पास है। पेटेंट तो हर कंट्री के पास है राइट अपना अपना पेटेंट देने का, लेकिन बायो पेटेंट देने का राइट US, यूरोप और जापान के पास है। यही किसी भी देश को बायो पेटेंट दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पेटेंट तो चलो ठीक है, बायोटेक की रिसर्च के लिए जो पेटेंट दिया जाने लगा उसको बायो पेटेंट कहते हैं। जैसे किसी ने DNA का क्रम ढूंढ लिया, ठीक है ना, तो वो बायो पेटेंट के अंतर्गत आ गया कि उसने DNA के क्रम को क्या किया, अपने लिए पेटेंट करवा दिया कि भाई ये क्रम मैंने ही ढूंढा था, ठीक है। किसी विशिष्ट प्रोटीन क्रम को ढूंढा, ठीक है। मतलब जो भी अपन बायोटेक में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारा बायो पेटेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसका पेटेंट जो है वो बायो पेटेंट होता है यहाँ पर, ठीक। बात समझ में आ गई। अब पेटेंट का अगर इलीगल यूज़ किया जाए, पेटेंट का गैर कानूनी रूप से उपयोग किया जाए, पेटेंट का अगर गैर कानूनी रूप से प्रयोग किया जाए तो उसको पायरेसी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का पेटेंट किसी के पास है, ठीक है, कोई एक लोगो है,
कोई एक नाम है, किसी संस्था का कोई नाम है, उसका पेटेंट उसके पास है, उस नाम को कोई गैरकानूनी रूप से प्रयोग कर रहा है, उस जिसका पेटेंट है उसकी परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग करने लगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पायरेसी कहेंगे। वो क्या कहलाता है? पायरेसी। जैसे आपने पायरेटेड सीडीज, पायरेटेड डीवीडीज आती थी, सुना होगा भाई। वो क्या होती थी कि ओरिजिनल डीवीडी, ओरिजिनल सीडी की कॉपी होती थी, लेकिन गैरकानूनी रूप से, तो उसको पायरेटेड सीडी, पायरेटेड डीवीडीज कहते थे, क्योंकि वो पायरेसी थी, गैरकानूनी रूप से उसको कॉपी करके बेचा जा रहा था। तो वो किस में आ जाती है? वो पायरेसी में आ जाती है एक्चुअली, ठीक है ना। तो गैरकानूनी रूप से उपयोग पायरेसी कहलाता है। तो पेटेंट और पायरेसी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो होता है वो यही आता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आपको, जिस पे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना के बारे में। पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना अफ्रीकन बेरी होती है, अफ्रीकन बेरी। अच्छा देखो, अब जैसे अपन ने बोला कि पेटेंट का गैरकानूनी रूप से उपयोग क्या कहलाता है? पायरेसी कहलाता है। लेकिन एक चीज और है, किसी भी देश के परंपरागत ज्ञान को पेटेंट बनाना, किसी देश का कोई परंपरागत ज्ञान है, परंपराओं से चलता आ रहा है, उसको कोई देश अपना पेटेंट बना ले, वो भी पायरेसी है। मतलब पायरेसी दो तरीके से हो सकती है, या तो किसी के पेटेंट का हमने इलीगल यूज़ कर लिया, या किसी दूसरे देश का पेटेंट नहीं था वो, लेकिन उसका परंपरागत ज्ञान था जिसका वो कई सदियों से उपयोग करते आ रहे थे, उसको किसी दूसरे देश ने पेटेंट बना लिया, वो भी पायरेसी में आता है, ठीक है। जैसे कि यूएस ने कई बार ऐसी पायरेसियाँ करी हैं। जैसे यूएस ने क्या किया था कि इंडिया में जो हल्दी होती है, उस हल्दी को मेडिसिनल यूज़ के लिए, औषधीय प्रयोग के लिए अपना पेटेंट बना लिया था कि औषधि बनाने में इस हल्दी का उपचार हम ही करेंगे। इसकी एंटीबायोटिक जो प्रॉपर्टी होती है, एंटीबायोटिक जो गुण होता है हल्दी में, सबको पता है। वो उन्होंने कहा कि हमने ढूंढा ही, ये हमारा पेटेंट है, तो अब इससे जो दवाइयाँ बनाएंगे वो केवल यूएस ही बना सकता है और कोई बिना परमिशन के नहीं बना सकता। लेकिन इंडिया वालों ने फिर बताया भाई कि हमारा परंपरागत ज्ञान है, राजा महाराजाओं के समय से हल्दी लगाते आ रहे हैं, चोट लग जाती थी हल्दी लगाते थे, भले ही वो इंडिया का पेटेंट नहीं है, लेकिन इंडिया का परंपरागत ज्ञान तो है ना। तो फिर जब ये चीज़ बताई गई, कई हजारों साल पुरानी बुक में, चरक संहिता वगैरह में उनको दिखाया गया भाई कि हम देखो कई सदियों से इसका प्रयोग करते हुए आ रहे थे, ठीक है ना, ये हमें पता है कि इससे घाव ठीक होते हैं, तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी इसमें होती है। तब जाकर अमेरिका को पेटेंट छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो इंडिया का क्या था? परंपरागत ज्ञान था। मतलब किसी के परंपरागत ज्ञान को भी पेटेंट नहीं बना सकते। तो ये भी एक उसका एग्जाम्पल है, पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना अफ्रीकन बेरी। ये जो अफ्रीकन बेरी होती है, इसमें ब्रेजीन प्रोटीन होता है। इसमें एक प्रोटीन होता है, क्या? ब्रेजीन प्रोटीन। ब्रेजीन प्रोटीन जो होता है वो शुगर जो होती है हमारी, चीनी जो होती है, शुगर से 2000 गुना अधिक मीठा होता है। इसकी जो स्वीटनेस होती है, जो मिठास होती है, वो शुगर से कितनी ज़्यादा होती है? 2000 गुना अधिक मीठा होता है। तो अब क्या किया अमेरिका ने? पहले तो इस बेरी को अपना पेटेंट बना लिया था। इस बेरी को, ये बेरी होती है छोटी छोटी, इसको लाल रंग की, इसको अपना पेटेंट बना लिया था इन्होंने। लेकिन फिर जब अफ्रीका के लोगों ने बोला भाई हमें पता है ये बहुत मीठी होती है, ठीक है ना, और ये हमारा परंपरागत ज्ञान है, तो आप प्लीज़ इसको पेटेंट ना बनाए, फिर अमेरिका को इसका पेटेंट छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर अमेरिका ने क्या किया? अफ्रीकन बेरी में जो ब्रेजीन प्रोटीन होता है ना, इसको बनाने वाला क्रम ढूंढ लिया उसने। ब्रेजीन प्रोटीन को बनाने वाला क्रम ढूंढ लिया उसने, और ब्रेजीन प्रोटीन को बनाने वाला क्रम जब ढूंढ लिया उसने, तो इस क्रम को इसने जो है मेज़ में डाल दिया, ठीक है। मेज़ जो होता है मक्का, उसमें डाल दिया। तो मेज़ में क्या बनने लगा? मक्के में क्या बनने लगा? ब्रेजीन प्रोटीन। अब वो ब्रेजीन निकाल कर उससे और शुगर तैयार करने की तैयारी कर रहा है कि शुगर तैयार करेगा और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। तो उस शुगर से फ़ायदा क्या होगा? एक तो ब्रेजीन जो है वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नॉर्मल जो हम शुगर खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होती है, स्टार्च होती है, लेकिन ये ब्रेजीन वाली जो शुगर है, एक तो 2000 गुनी मीठी भी है, वो वाली बात भी ठीक है, और दूसरा जो है ये प्रोटीन है।
तो प्रोटीन तो शरीर को फ़ायदा करेगा। अभी तो जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को शक्कर नहीं देना चाहिए ज़्यादा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, लेकिन जब प्रोटीन होगा तब तो कहेंगे कि शक्कर ज़्यादा खिलाओ भाई, क्योंकि ये तो क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन तो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर इसलिए पेंटाडाइप्लेंट्रा ब्रेजियाना के बारे में बताया मैंने, क्योंकि मेरे को आपको ब्रेजिन प्रोटीन के बारे में बताना था, जो कि शुगर से 2000 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा यहाँ पर बायो पेटेंट और पेटेंट के बारे में, और उसका इलीगल यूज़ जो है वो पायरेसी या बायो पायरेसी के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ऑलमोस्ट सभी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अमेरिका में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अमेरिका ने इंडिया की कई सारी बासमती राइस की वैरायटी को भी पेटेंट करके रखा है। हालांकि वो पेटेंट इंडिया छुड़ा नहीं पाया अभी कुछ राइस पर, तो कई सारी बासमती राइस की वैरायटी जो है वो अमेरिका के पास अभी भी पेटेंट है, जो इंडिया में होती हैं। इंडिया में अब उसको उगाने के लिए परमिशन अमेरिका की लगती है, जब वो परमिशन देता है तभी वो राइस उग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी उसका पेटेंट कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी फसल है जिसकी पेटेंट जो है वो अमेरिका ने अभी तक नहीं छोड़ा है, तो वो राइस है, ठीक है, बासमती राइस, बासमती चावल, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 1800212179 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।